क्या कभी किसी को बेतहाशा पैसे खर्च करते या अजीब जगह निवेश करते देखकर आपके मन में ये ख्याल आया है कि ये तो पक्का पागलपन है? हम सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम धन संपत्ति का मनोविज्ञान यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी के उस सबसे दिलचस्प और बुनियादी सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम उन मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों की गहराई में जाएंगे जो हमारे और आपके पैसे से जुड़े फैसलों को तय करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक विषय की गहराई में उतरते हैं। एक बेहद चौंकाने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे गरीब परिवार सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट क्यों खरीदते हैं? जब भी कोई आर्थिक रूप से सुरक्षित इंसान ये बात सुनता है तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि भाई ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। मतलब जो पैसा राशन, घर के किराए या बचत में जाना चाहिए उससे एक ऐसे टिकट पर क्यों उड़ाया जा रहा है जिसके जीतने के चांस करोड़ों में एक हैं। बाहर से देखने पर यह पूरी तरह से तर्कहीन लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे लोग खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हों। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसके पीछे का असली मनोविज्ञान जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। भाग 1, कोई भी मूर्ख नहीं है। देखिए, पैसे की दुनिया में एक बहुत ही हैरान करने वाला सच है। किसी भी इंसान का पैसे के साथ जो सीधा अनुभव होता है ना, वो वैश्विक घटनाओं का मात्र 0.000001% ही होता है। बहुत ही मामूली सा हिस्सा। लेकिन, और ये बात ध्यान देने वाली है, वही छोटा सा अनुभव दुनिया को देखने के 80% नजरिए को तय कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया भर की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, इसकी पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं होती है। हम बस उसी छोटी सी दुनिया को सच मान लेते हैं जो हमारे आसपास घट रही है। और यही वजह है कि अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग पैसे को लेकर कभी भी एक जैसी राय नहीं रख पाते। ये विचार पूरी तरह से साफ कर देता है कि हमारा वो सीमित नजरिया ही हमारी पूरी वित्तीय वास्तविकता तय करता है। जरा सोचिए, एक इंसान ऐसी जगह पला बड़ा है जहां भयंकर गरीबी है। हर एक पैसे के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके लिए रिस्क लेने का मतलब सीधा जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान जो एक बहुत ही सुरक्षित और अमीर माहौल में पला बड़ा है, उसके लिए रिस्क लेना एक शानदार मौके की तरह होगा। इन दोनों के दिमाग में पैसे का मॉडल एकदम अलग है। जब ये दोनों बड़े होकर अपने अपने वित्तीय फैसले लेते हैं तो वो एक दूसरे को बेवकूफ लग सकते हैं, लेकिन असलियत में वो बस अपने अपने अनुभवों के उसी 80% हिस्से के आधार पर बिल्कुल तार्किक और सही फैसले ले रहे होते हैं। भाग 2, अर्थव्यवस्था पर पीढ़ियों का दृष्टिकोण। अब व्यक्तिगत अनुभवों से थोड़ा बाहर निकलकर बड़े आर्थिक स्तर पर पीढ़ियों के अंतर को देखते हैं। जिस युग में, जिस दौर में किसी का जन्म होता है ना, वो जीवन भर के लिए उसकी वित्तीय मानसिकता को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान का जन्म 1950 में हुआ। उसने अपनी जवानी के दिनों में भारी महंगाई और आर्थिक तंगी का सामना किया। ये अनुभव उसे पैसे को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क और थोड़ा डरा हुआ बना देगा। वो इंसान हमेशा पैसे बचाने और एकदम सुरक्षित निवेश करने में यकीन रखेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक इंसान जिसका जन्म 1970 में हुआ, जिसने अपनी युवावस्था में शेयर बाजार में एक गजब का और लगातार उछाल देखा, इस इंसान के लिए शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जो हमेशा ऊपर ही जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो ज्यादा आशावादी होगा और ज्यादा रिस्क लेगा। इन आंकड़ों को देखिए, ये साफ साफ दिखाते हैं कि जवानी के उन अहम सालों में शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। 1970 में जन्म लेने वालों के लिए मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ भागा। उनके लिए निवेश करने का सीधा सा मतलब था लगातार मुनाफा कमाना। सफलता उनके लिए एक बहुत आम बात बन गई। जबकि 1950 में जन्म लेने वालों के लिए कहानी एकदम उल्टी थी। उनके समय में बाजार या तो रुका हुआ था या नीचे गिर रहा था। अब देखिए, इन दोनों की धारणाएं पूरी तरह से इस संयोग पर टिकी हैं कि वो किस साल पैदा हुए थे। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है कि लोगों के पैसे से जुड़े फैसले इस बात पर निर्भर नहीं करते कि वो कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि जब उनका दिमाग दुनिया को समझना शुरू कर रहा था, तब उन्होंने अपने आसपास क्या देखा। और महंगाई या मुद्रास्फीति का असर तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। 1960 में पैदा होने वाले किसी इंसान में अपनी जवानी में रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को 3 गुना होते देखा है। 3 गुना। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक घाव है। एक ऐसा आर्थिक झटका जिसने ये सिखाया कि पैसा बहुत तेजी से अपनी कीमत खो सकता है। ये एक ऐसा डर है जिसकी कल्पना 1990 में जन्म लेने वाला व्यक्ति शायद ही कभी कर पाए, क्योंकि उनके पूरे जीवन में महंगाई काफी हद तक कंट्रोल में रही है। 1990 के दशक में पैदा हुए व्यक्ति के लिए कीमतों का अचानक 3 गुना हो जाना शायद सिर्फ एक किताबी बात हो,
लेकिन 1960 के दशक वाले व्यक्ति के लिए ये एक कड़वी सच्चाई है जो आज भी उनके हर खर्च और निवेश के फैसले को गहराई से प्रभावित करती है। भाग 3, लॉटरी टिकटों के पीछे का तर्क। चलिए अब वापस उसी उदाहरण पर लौटते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अमेरिका में सबसे कम आय वाले परिवार लॉटरी टिकटों पर औसतन $400 प्रति वर्ष खर्च करते हैं। जरा एक पल रुककर इस बात पर गौर कीजिए। $400 ये कोई फालतू पैसा नहीं है जिसे आसानी से अलग रखा जा सके। ये वो पैसा है जो शायद घर के राशन, बिजली के बिल या बच्चों की ज़रूरतों में कटौती करके निकाला जाता है। जो लोग पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर खर्च करना किसी भी लॉजिक के हिसाब से सही नहीं बैठता। ये बात हर उस इंसान को हैरान करती है जो सिर्फ बाहर से इस पूरी स्थिति को देख रहा है। अब सबसे बड़ी विडंबना देखिए, यही 40% आबादी किसी अचानक आई बीमारी या कार खराब होने जैसी इमरजेंसी के वक्त $400 तक नहीं जुटा पाती। एक तरफ लॉटरी के टिकटों पर हर साल $400 पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ किसी असली और जरूरी इमरजेंसी के लिए वही $400 मौजूद ही नहीं है। बाहर से देखने पर यह बात पूरी तरह अतार्किक बल्कि पागलपन लगती है। कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट तुरंत यही कहेगा कि भाई अगर वो लोग लॉटरी के टिकट ना खरीदें तो उनके पास इमरजेंसी के लिए आराम से $400 की बचत हो सकती है। गणित के हिसाब से यह बात 100% सही है। लेकिन इंसान का दिमाग सिर्फ स्प्रेडशीट और गणित पर नहीं चलता, वो भावनाओं, मजबूरियों और उम्मीदों के एक बहुत ही उलझे हुए जाल में फंसा होता है। इस गहराई को समझने के लिए हमें उस निराशा और उस भारीपन को महसूस करना होगा जो लोग महीने दर महीने बस एक पगार से दूसरी पगार तक जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। उनके लिए पारंपरिक सलाह जैसे कि बचत करो और निवेश करो एक क्रूर मजाक से कम नहीं लगती। अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं है जिससे कोई सेफ्टी नेट बनाया जा सके। वो किसी अच्छी छुट्टी पर जाने या अपने बच्चों को महंगे कॉलेज में भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके लिए पूरा सिस्टम बंद सा महसूस होता है। इसलिए जब वो लॉटरी का टिकट खरीदते हैं ना, तो वो कोई वित्तीय निवेश नहीं कर रहे होते। वो दरअसल एक फैंटेसी, एक सपना खरीद रहे होते हैं। वो उस उम्मीद को जीने का एकमात्र तरीका खोज रहे होते हैं, भले ही वो सपना सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो। हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं और आप ये नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से एक सपना जी रहे हैं। ये एक लाइन पूरी स्थिति को शीशे की तरह साफ कर देती है। जरा सोचिए, वो टिकट खरीदने वाला अपने मन में यही तो कह रहा है कि जो लोग पहले से ही एक बेहतर और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, वो इस दर्द को शायद कभी ना समझे। ये साबित करता है कि जो इंसान वो लॉटरी टिकट खरीद रहा है, उसके लिए वो फैसला 100% तार्किक है। वो उस उम्मीद के लिए पैसे दे रहा है जो उसकी असली दुनिया में कहीं नहीं है। जो लोग एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए यह समझना लगभग नामुमकिन है कि जब भविष्य में अंधेरे के सिवा कुछ नजर ना आ रहा हो, तो एक छोटा सा लॉटरी का टिकट कितनी बड़ी मानसिक राहत दे सकता है। सच कहूं तो ये आलोचना का नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति का विषय है। भाग 4, वित्त एक नया विज्ञान है। जब भी कोई इंसान कर्ज में डूबता है या पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पाता, तो हमारा समाज तुरंत उसे एक व्यक्तिगत विफलता या चरित्र की कमी मान लेता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सच्चाई ये है कि खेती, घर बनाना या व्यापार जैसे कामों की तुलना में ये बचत और आधुनिक निवेश की पूरी व्यवस्था एकदम नई है। इंसान हजारों सालों से खेती कर रहा है, इमारतें बना रहा है, लेकिन मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का सामना किए हुए हमें कुछ ही समय हुआ है। हम सब मिलकर एक ऐसी चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए इंसानी दिमाग शायद अभी तक पूरी तरह से विकसित या अभ्यस्त ही नहीं हुआ है। मानव इतिहास की इस विशाल टाइमलाइन को देखें तो करीब 10,000 साल पहले हमने जंगली कुत्तों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। उस व्यवहार के हम पूरी तरह से अभ्यस्त हो चुके हैं। हमारी पीढ़ियों के पास जानवरों को पालने और खेती करने का हजारों सालों का ज्ञान है जो डीएनए में बसा है। लेकिन दूसरी तरफ रिटायरमेंट अकाउंट जैसी चीजों का आविष्कार हाल ही में 1978 में हुआ और रोथ IRA जैसी टूल्स तो 1998 में आए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन वित्तीय साधनों को आज हम अपनी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी मानते हैं, उनका इतिहास मुश्किल से कुछ ही दशकों का है। इन जटिल चीजों को सही ढंग से इस्तेमाल करने का हमारे पास कोई पीढ़ियों पुराना ज्ञान है ही नहीं। ये पूरी की पूरी आधुनिक वित्तीय व्यवस्था सच में ऐसा लगता है जैसे बस रातों रात सामने आ गई हो। क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज या होम लोन जैसी चीजें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आम जनता तक पहुंची। इन साधनों ने हमारे व्यवहार को इतनी तेजी से बदल दिया कि हमें इसके अनुकूल होने या इसे ठीक से समझने का समय ही नहीं मिला। रिटायरमेंट की तैयारी करने का मॉडल मुश्किल से 50 साल पुराना है। अगर विकास के नजरिए से देखें तो 50 साल पलक झपकने से भी कम का समय है।
इतने कम समय में कोई भी जैविक या सांस्कृतिक ज्ञान विकसित नहीं हो सकता। सीधे शब्दों में कहें तो हम सभी अभी भी प्रयोग ही कर रहे हैं। हम बस इस नई प्रणाली को आजमा रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं और ठोकर खाकर सीख रहे हैं। हम सच में इस खेल में बिल्कुल नए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हर कोई इस 50 साल पुरानी एकदम नई वित्तीय प्रणाली को अपने व्यक्तिगत इतिहास के एक बहुत ही छोटे और सीमित चश्मे से नेविगेट कर रहा है, तो क्या हम वास्तव में किसी को मूर्ख या पागल कह सकते हैं? शायद वक्त आ गया है कि हम पैसों से जुड़े फैसलों को तुरंत खारिज करने या उन पर हंसने के बजाय उन्हें थोड़ी सहानुभूति की नज़र से देखें। हर अजीब लगने वाले फैसले के पीछे एक कहानी होती है, एक गहरा डर होता है, या फिर एक ऐसी उम्मीद होती है जो उस इंसान के लिए बिल्कुल वास्तविक और तार्किक है। इसलिए अगली बार जब कोई ऐसा वित्तीय फैसला दिखे जो समझ से बिल्कुल बाहर हो, तो बस इतना याद रखिएगा, शायद कोई भी मूर्ख नहीं है,